बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर जो है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी। अभी हम आगे भी इसके क्वेश्चंस और भी करेंगे इनकम स्टेटमेंट के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है, जैसा कि अगर आपको याद हो क्वेश्चन के अंदर लेक्चर नंबर 2 आज रिकॉर्ड हो रहा है। ईयर वही है जो हमारा पिछला चल रहा था। इन्होंने आपसे कुछ चीजें और भी पूछी थी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इनकम स्टेटमेंट पूछी है एंड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। इसके अलावा इन्होंने आपसे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी पूछा है। जिन बच्चों ने इनकम स्टेटमेंट नहीं देखी तो वो इससे पहले वाला लेक्चर मेरा देख लें, उसमें मैंने डिटेल में इनकम स्टेटमेंट बताई है कि कैसे बनेगी, और आगे की लेक्चर्स में आप लोगों को और भी बताऊंगा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। अब जो है हम बात करेंगे किस चीज के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है। तो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट के लिए आप सबसे पहले हेडिंग दोगे, कंपनी का नाम आएगा। कंपनी का नाम है तैमूर कंपनी लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तैमूर कंपनी लिमिटेड। और फिर उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की मैं हेडिंग दूंगा। आज की लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि हम आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखा दें और साथ साथ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बताएं। तो इसके बाद लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। फिर उसके बाद लिखूंगा फॉर दी ईयर एंडेड December 31st 2015। अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बच्चों कैसे बनेगी। सबसे पहले आप लिखोगे रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि अगर आप लोग सामने देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया जा रहा था, कितना दिया जा रहा था, 59,000। तो अब मैं इस रिटेन अर्निंग की बैलेंस को लिखूंगा। रिटेन अर्निंग बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो ये हमें कितना दिया हुआ, 59,000। ये पॉजिटिव बैलेंस है। लेट सपोज अगर ये, तो अभी इन्होंने किस साइड पे दिया हुआ रिटेन अर्निंग का बैलेंस 59,000। 59,000 ये इन्होंने किस साइड पे दिया हुआ, आपको क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। लेट सपोज अगर यही बैलेंस इन्होंने आपको ऊपर डेबिट साइड पे दिया होता तो आप फिर इसको माइनस में लिखते। तो अभी तो इन्होंने आपको क्रेडिट साइड पे दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है 59,000, तो इस वजह से मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ, पॉजिटिव लिख रहा हूँ 59। वरना तो मैं ब्रैकेट में लिखता और नॉर्मली आपको क्रेडिट बैलेंस ही दिया जा रहा होता, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस दिया जा रहा होता। अब आप इसमें ऐड कराओगे नेट इनकम या लेस करवाओगे नेट लॉस। अभी हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर हुआ था वो लॉस हुआ था, तो मैं करवाऊंगा लेस नेट लॉस। अब लॉस कितना हुआ था हमें, लॉस अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो 23,000 का हमने लॉस निकाला था। तो 23,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा और लॉस को मैं क्या करवा दूंगा, लेस करवा दूंगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी मैं इसमें कुछ और चीजें लेस करवाऊंगा, जैसे कि अगर कोई रिजर्व की अप्रोप्रिएशन हुई है उसको हम लेस करेंगे। लेस रिजर्व की अप्रोप्रिएशन अगर हो, जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सबसे पहले सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट है, उसमें रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज जो है वो आपके पास इसकी एक अप्रोप्रिएशन हुई है। कंटीजेंसीज एक रिजर्व होता है। अप्रोप्रिएशन का भी वर्ड अगर आ जाता है तो इसका मतलब वो आपको रिजर्व के बारे में बता रहे हैं। तो इस रिजर्व को भी आप क्या करोगे, लेस करोगे।
लेस रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, तो किसी भी तरह का रिजर्व होगा उसको भी आप क्या करवाओगे, लेस करवाओगे। अब वो 30,000 का रिजर्व था उसको मैं क्या करवा दूंगा, यहाँ पर माइनस करवा दूंगा। तो एक तो नेट लॉस माइनस होता है और रिजर्व माइनस होता है, इसके अलावा लेस होता है डिविडेंड। अब डिविडेंड इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं है। हाँ, अगर डिविडेंड होता तो उसको भी हम क्या करते, लेस करते। तो मैं यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बना के बता देता हूँ, ताकि अगर कहीं पर डिविडेंड आ जाए तो उस डिविडेंड को आपने क्या करना है, लेस करना है। तो ये आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा रिटेन अर्निंग का। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। तो बस यही चीजें जो है वो रिटेन अर्निंग में जा रही है। तो अब आप इसका टोटल कर लो, 59,000 में से 23,000 माइनस करवाओगे और 30,000 माइनस करवाओगे। 59,000 माइनस करोगे 23,000 और माइनस करोगे 30,000, तो ये हमारे पास 6,000 आ जाएगा प्लस में। तो ये बेटा हमारा रिटेन अर्निंग का बैलेंस हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायर्ड की तरफ, वो है बैलेंस शीट। के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे अगर बैलेंस शीट के हवाले से पूछेंगे तो बैलेंस शीट जो है वो आप किस तरीके से बनाओगे। बैलेंस शीट बेटा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग पहले बैलेंस शीट बनाते हुए आए हो, बैलेंस शीट आप किस तरीके से बनाते थे, दो कॉलम बनाते थे, एक एसेट साइड बनाते थे और एक इक्विटी सेक्शन बनाते थे। अब पार्ट टू के अंदर बैलेंस शीट वैसी नहीं बनेगी। बैलेंस शीट थोड़ी सी चेंज बनेगी। कैसे बनेगी, वो स्टेटमेंट वो पैटर्न भी आज आप लोग अपने पास नोट कर लो। सबसे पहले तो मैं कंपनी का नेम लिखूंगा। कंपनी का नेम हमारे पास है तैमूर कंपनी लिमिटेड। तैमूर कंपनी लिमिटेड। फिर मैं उसके बाद लिखूंगा बैलेंस शीट। फिर मैं लिखूंगा एज ऑन December 31st 2015। ये बैलेंस शीट की आपकी मेन हेडिंग आएगी। अब इसके बाद जो है कैसे बनेगी बैलेंस शीट वो देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं अपने सामने रखूंगा और फिर मैं आप लोगों को बैलेंस शीट बताऊंगा कि कैसे बनेगी। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आप लोग सबसे पहले मेन हेडिंग दोगे शेयर होल्डर इक्विटी की। मेन हेडिंग सबसे पहले आएगी आपकी शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, तो सबसे पहले मेन हेडिंग आपकी आएगी शेयर होल्डर इक्विटी। देखो अब ये जो बैलेंस शीट बनेगी ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगी। जैसे हम पहले बनाते थे ना, हम कॉलम वाइज बनाते थे, एसेट्स एक तरफ लिखते थे, इक्विटी सेक्शन एक तरफ लिखते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले आप हेडिंग दोगे शेयर होल्डर इक्विटी की और इसी पैटर्न पर आपको जो है वो अपनी बैलेंस शीट बनानी है। शेयर होल्डर इक्विटी की हेडिंग देने के बाद फिर आप लिखोगे यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। अब ऑथराइज कैपिटल इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 लाख था, जो कि 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स थे और एक शेयर कितने का था, 10 का था।
तो यहाँ पे लिखोगे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 5 लाख हैं। एक शेयर 10 रुपीज का है, तो टोटल अमाउंट जो उससे जनरेट होगा वो कितना होगा, 50 लाख होगा। ये आपने अथराइज कैपिटल लिखना है। अच्छा, सिर्फ अथराइज कैपिटल जो है वो लिखा जाता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। जस्ट आप लिखने के बाद इसके नीचे एक डबल लाइन लगा दोगे। लाइंस तक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से लिखनी है आपने। अथराइज कैपिटल लिख दिया। अब नेक्स्ट आपका काम होगा, अब इसका अथराइज कैपिटल का और कोई काम नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, ये जस्ट लिखा जाता है बैलेंस शीट के अंदर, और इसको कहीं पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवाते आप। फिर उसके बाद अब आप नेक्स्ट लिखोगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो, शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है, 10 लाख का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल लिख दोगे, 10 लाख। शेयर कैपिटल लिखने के बाद फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे रिटेन अर्निंग बैलेंस। रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग का बैलेंस कौन सा लिखोगे, रिटेन अर्निंग का बैलेंस वो लिखोगे जो अभी आपने स्टेटमेंट से निकाला है। कितना निकाला था, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग 6,000 निकाला था ना, तो ये 6,000 लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में बेटा आपसे वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ना भी पूछते, तब भी आपको बैलेंस शीट से पहले स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी थी, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टेड बैलेंस जाता है रिटेन अर्निंग का, जो कहाँ से आता है, स्टेटमेंट से आता है। तो अगर वो ना भी पूछे आपको बनानी होगी। तो रिटेन अर्निंग का मैंने बैलेंस लिख दिया, कहाँ से लिखा, जो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट है वहां से। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा शेयर प्रीमियम। अब क्वेश्चन में हमें शेयर प्रीमियम नहीं दिया हुआ, मैं फिर भी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर शेयर प्रीमियम दिया जाए तो वो भी आप यहाँ पर लिखोगे। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लगा रहा हूँ, वैसे आपने लिखना नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो लिखना है। इसके अलावा शेयर डिस्काउंट लिखा जाएगा यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर शेयर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं याद दहानी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर शेयर डिस्काउंट दे दिया जाए तो लिखोगे, लेकिन उसको माइनस में लिखोगे आप। ठीक है, तो ये शेयर डिस्काउंट लिख लिया। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व है तो वो लिखोगे, जैसे कि रिजर्व फॉर कंटीजेंसी जो है वो हमें दिया हुआ था 30,000, तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। वो हमें दिया हुआ था 30,000, तो रिजर्व जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के अंदर शेयर होल्डर इक्विटी का कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 5 लाख सबसे पहले मैंने अथराइज कैपिटल लिखा, फिर उसके बाद जो है वो मैंने शेयर कैपिटल लिखा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस कहाँ से लिखा, स्टेटमेंट से लिखा। इसके अलावा शेयर प्रीमियम लिखा, ये वो था नहीं, लेकिन मैंने याद दहानी के लिए लिखवा दिया आप लोगों को कि अगर शेयर प्रीमियम हो तो वो भी लिखा जाएगा। इसके अलावा मैंने शेयर डिस्काउंट लिखा है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। अगर इसके अलावा कोई और भी रिजर्व होता तो उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन करता। तो ये तो मेरी हो गई शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी के बाद आप नेक्स्ट आओगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखोगे आप क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी दी हुई है। जैसे अगर हम आए क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर हमें 2,89,000 दी हुई है 10% बॉन्ड्स पेबल के नाम से, तो मैं इसको मेंशन करूंगा, 10% बॉन्ड्स पेबल, 2,89,000। तो ये भी मैंने इसी कॉलम में लिख दिया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब मैं करंट लाइबिलिटीज की तरफ आऊंगा कि करंट लाइबिलिटीज हमें कौन कौन सी दी हुई।
तो अब मैं हेडिंग देने लगा हूं करंट लायबिलिटी की, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगी, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज आपको कौन कौन सी दी हुई है। करंट लायबिलिटीज पहले मैं क्वेश्चन के अंदर देखता हूँ कि मुझे कौन कौन सी दिया हुआ था करंट लायबिलिटी। एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो करंट लायबिलिटी में आपको यहाँ पर अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है 60,000 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अकाउंट्स पेबल 60,000 से। 60,000 से। इसके अलावा देखूंगा और कोई एडजस्टमेंट के अंदर करंट लायबिलिटी तो नहीं है, बिल्कुल एडजस्टमेंट के अंदर एक करंट लायबिलिटी थी। मैंने 3 महीने का रेंट जो था वो मेरा अनपेड आ रहा था, अनपेड यानी कि पेबल है, मैंने पे नहीं किया, तो वो भी मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर अनपेड रेंट के नाम से। ये मैं लिख भी देता हूँ कि करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आएंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ अनपेड रेंट, कितने से 15,000 से जाएगा ना, क्योंकि 1 महीने का रेंट 5,000 था और 3 महीने का रेंट अनपेड था, तो मैंने 5 5 5 यानी कि 15,000। तो अब आप इन सब का टोटल कर लोगे और मेरे ख्याल में और कोई लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पर सारी लायबिलिटीज हमने यहाँ पर लिख दी। इसके अलावा भी अगर कोई और करंट लायबिलिटी होती तो वो भी मैं मेंशन करता। तो यहाँ पर टोटल करने के बाद आप लिखोगे टोटल इक्विटी। ठीक है, अब टोटल इक्विटी आप शेयर कैपिटल से टोटल करना शुरू करोगे, अथराइज कैपिटल नहीं लिखोगे। शेयर कैपिटल जो 10 लाख है वहां से टोटल करना शुरू करोगे। 10 लाख में प्लस करोगे 6,000, फिर प्लस करोगे 30,000, फिर प्लस करोगे 2,89,000, फिर प्लस करोगे 60,000, फिर प्लस करोगे 15,000। तो ये हमारे पास जो टोटल इक्विटी सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 14 लाख का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 14 लाख। तो ये तो हमारी टोटल इक्विटी हो गई। अब चलते हैं हम, नेक्स्ट हेडिंग देंगे टोटल इक्विटी के बाद फिक्स एसेट्स की। और यहाँ पे नीचे डबल लाइन लगा देंगे। अब मैं हेडिंग दूंगा फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट्स मेरे पास कौन कौन से हैं। अब फिक्स एसेट्स में आऊंगा, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने फिक्स एसेट में कौन कौन से एसेट दिए जरा देखते हैं। हमें क्वेश्चन में फिक्स एसेट इन्होंने दिया था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट दिया था कितने से, 15 लाख से। अच्छा, कोई भी फिक्स एसेट जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। देखो मैं कैसे लिखता हूँ किसी भी फिक्स एसेट को। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मैंने लिखा यहाँ पर। इक्विपमेंट कितने का है, 15 लाख का। मैं आगे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 लाख। इस इक्विपमेंट में से मैं लेस करवा दूंगा, क्या लेस करवा दूंगा, इसका डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना लेस करूंगा, देखो एक तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,40,000, और एक मैंने खुद भी निकाला था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, अगर आपको याद हो। वो मैंने कितना निकाला था, वो मैंने लेक्चर 1 में निकाला था, ये 2,72,000। तो डेप्रिसिएशन का मैं टोटल करूंगा 2,72,000, ये जो निकाला है मैंने ये लिखूंगा। इनकम स्टेटमेंट में तो सिर्फ यही किया है, लेकिन अब बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लेके जा रहा मैं, डेप्रिसिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेके जा रहा हूँ। तो 2,72,000 ये लिखूंगा मैं, और इसमें प्लस कर दूंगा जो मेरा ऑलरेडी डेप्रिसिएशन है, जो क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। तो 1,40,000 इसमें प्लस करूंगा तो 4,12,000 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर लेस करूंगा, 4,12,000।
थाउजेंड। अब इसको मैंने क्या करना है, लेस करना है। तो हमारे पास एक बुक वैल्यू आ जाएगी 15 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं 4 लाख एंड 12,000, तो 10 लाख 88,000 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मैं आगे लिख दूंगा। फिक्स एसेट्स हो गए मेरे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आऊंगा करंट एसेट्स पे। नेक्स्ट हेडिंग में दूंगा करंट एसेट। अब करंट एसेट्स कौन कौन से होंगे वो लिखूंगा। अच्छा, एक और बात बेटा, हमारे पास ये होता था, हम पहले भी करंट एसेट लिखते थे, लेकिन करंट एसेट्स में हम क्या करते थे, जो कैश होता था सबसे पहले लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। कैश को अब आप यहाँ पे सबसे पहले नहीं लिखोगे, सबसे लास्ट में लिखोगे। जिस पैटर्न से बेटा मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है। इसका पीडीएफ भी मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो करंट एसेट में जो कैश जो बैंक होगा ना, उसको आपने सबसे एंड में लिखना, बाकी जितने भी करंट एसेट्स हैं वो लिख लें। अब जैसे कि एक करंट एसेट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 65,000। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा अकाउंट रिसीवेबल। ऐसे ही जहां पे मैंने एसेट की कैलकुलेशन की थी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया था, उसी के नीचे अकाउंट रिसीवेबल की भी कैलकुलेशन करूंगा। डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, 65,000 लिखूंगा। इसमें से मैं लेस करवा दूंगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितना लेस करवाऊंगा। एक तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना, 8,000। और नीचे हमने इसकी एडजस्टमेंट भी बनाई थी, और उसके अंदर जो है वो कितना था, 2,000 था। तो 8,000 और 2,000, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, ऐसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, 8,000 और 2,000। और मैं यहाँ पर रिपोर्ट करूंगा 10,000 से। तो 65,000 में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स मैंने माइनस कर दिया, और कितना माइनस कर दिया, 10,000। तो ये कितना आ गया, 55,000। तो जैसे मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा था, सेम ऐसे ही अलाउंस फॉर बैड डेट्स माइनस कर रहा हूँ। अगर नीचे एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट दिया तो ऐड कर कर फिर माइनस करूंगा। इसके बाद और देखूंगा और मुझे कोई करंट एसेट दिया हुआ है। ऊपर देखो, यहाँ पर आपको एक और करंट एसेट दिया हुआ है, वो है आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 8,000, लेकिन इसकी नीचे एडजस्टमेंट भी है। और नीचे एडजस्टमेंट में आपको बता रहे हैं कि इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो गया है कितने से, 3,000 से। प्रीपेड आपका एक करंट एसेट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 हमें ऊपर दिया था, और जिसमें से एक्सपायर हो गया कितना, 2,000। जो एक्सपायर हो गया बेटा वो माइनस कर देंगे हम। माइनस करने के बाद 8,000 में से 2,000 माइनस किए, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 6,000 से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के ऊपर भी आपने फोकस रखना है कि जो एसिड एक्सपायर हो रहा है उसको तो आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर पूरा एज ए एक्सपेंस ही शो किया था, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसके अलावा देखोगे और कोई करंट एसिड है, बिल्कुल है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी, लेकिन ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऊपर ओपनिंग दी हुई है और नीचे एंडिंग दी हुई है। हमेशा बैलेंस शीट के अंदर जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जाती है वो एंडिंग की जाती है, यानी कि नीचे वाला अमाउंट जाएगा 1,80,000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। लेकिन कौन सा लिखूंगा मैं, एंडिंग वाला। ओपनिंग नहीं जाता, क्योंकि बैलेंस शीट भी साल के एंड में बन रही होती है। तो अमाउंट भी कौन सा जाएगा, एंडिंग का। एंडिंग का अमाउंट कितना है, 1,80,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के बाद अब आप देखोगे और कोई करंट एसेट दिया हुआ है, एक कैश दिया हुआ है। कैश को तो हमने सबसे एंड में लिखना है। इसके अलावा देखोगे ऊपर तो हमारे पास और कोई करंट एसेट नहीं है। नीचे देख लें, नीचे तो कोई करंट एसेट रह तो नहीं गया। बिल्कुल नीचे एक करंट एसेट है, प्रीपेड सैलरीज कितने से, 8,000 से। प्रीपेड भी हमारा एक करंट एसेट होता है, तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूंगा प्रीपेड सैलरीज 8,000 से।
तो ये हमने करंट एसेट्स अब जो है वो तकरीबन सारे के सारे रिपोर्ट कर दिए, सारी एडजस्टमेंट वाले भी और ऊपर वाले भी। अब मैं जो एंड में कैश का बैलेंस रह गया है कितना है, 64,000, तो कैश में लिखूंगा 64,000। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी करंट एसेट्स हैं वो सबसे एंड में आएंगे और जो कैश है वो उसके बाद आएगा। अगर बैंक होता तो अभी मैं बैंक लिखता, फिर उसके बाद में कैश लिखता। अब जितने भी एसेट्स हैं उन सब का मैं टोटल कर लूंगा, तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब टोटल एसेट्स करके देखते हैं कि टोटल एसेट कितने। 10,88,000 इक्विपमेंट था, इसमें प्लस कर देंगे 55,000, फिर प्लस करेंगे हम इसमें 6,000, फिर प्लस करेंगे 1,80,000, फिर प्लस करेंगे 8,000, फिर प्लस करेंगे हम इसमें 64,000। तो ये हमारे पास 14,01,000 आ रहा है। मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ की है। एक दफा दोबारा देख लेते हैं, कैलकुलेशन के अंदर तो मिस्टेक नहीं हो रही हमारे पास, या अमाउंट तो हमने कोई गलत तो नहीं लिख दिया। 10,88,000 प्लस 55,000 प्लस 6,000 प्लस 1,80,000 प्लस 8,000 प्लस 64,000, तो यहाँ पर 14,01,000 आ रहा है। तो अब मैं इसकी चेकिंग करता हूँ कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे की, क्योंकि ऊपर वाली इक्विटी साइड और ये हमारी एसेट साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारी क्या गलती आ रही थी, वो ये गलती आ रही थी, अगर आप देखो ना, तो मिस्टेक ये आ रही थी आपकी। अगर आप क्वेश्चन देखें, प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने आपको ऊपर जो दिया था वो दिया था कितने से, 8,000 से, ठीक है। तो मैंने कितने से लिखा, 8,000 से लिखा। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 3,000 से। मैंने गलती से यहाँ पर कितना लिख दिया था, 2,000। तो अब मैं इस 2,000 को कैंसिल करूंगा और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 3,000, ठीक है। और जब मैं 8,000 में से 3,000 माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 में से अगर 3,000 माइनस करते तो मेरे पास कितना आएगा, 5,000। और अब मैं इसका अगर टोटल करूंगा तो जो हमारी इक्विटी साइड थी वो कितना, इक्विटी साइड का आंसर आ रहा था, इक्विटी साइड का आंसर आ रहा था 14 लाख। तो यहाँ का भी टोटल एसेट का आंसर भी कितना आएगा, 14 लाख। तो इतनी छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जो हो जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कि अगर एग्जामिनर में देख ले आपकी कहीं पे मिस्टेक होगी तो बस उसी मिस्टेक के मार्क्स कटते हैं, बाकी सारे मार्क्स सही रहते हैं। तो ये हमने पूरी की पूरी आज जो है वो बैलेंस शीट आपके साथ डिस्कस की है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज के लेक्चर के अंदर किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।